तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग का क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग का लेक्चर 4 है। हम लोग का आज लेक्चर 4 है, ठीक है। इससे पहले 3 लेक्चर और पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले वाले में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो उसमें मेरा टॉपिक जो आज कवर किया जाएगा तो वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है मेरा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली आपके क्लास 10th में जो एनसीईआरटी में डाला गया है वो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डाला गया है। तो उस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में और छोटे छोटे पॉइंट्स आते जाएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में डाला हुआ पूरे रिलेटेड एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमको एग्जाम भी देना रहता है, इन्हें कि बहुत सारी चीजें बैठ के पढ़ रहे क्लास 10th में ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, ऐसा नहीं करना। जो आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में डाला हुआ है उसी को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का बहुत सारे नाम भी होते हैं तो वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। बेसिकली अभी जो ये आपके पास 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दिख रहे हैं, ये अगर आपका खत्म हो गया तो समझिए आप 75% ऑफ चैप्टर जो था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में मात्र हम 2 ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी दोनों को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी हर एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस उसको कहते हैं जब क्या करता है, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बस इसमें समझने वाली बात यह है, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अभी चलिए हम डेफिनेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रिएक्शंस इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है, ये भी क्या है? मेरा सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके मेरे पास क्या बनाएगा? एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कैसा होगा? सिंगल प्रोडक्ट होगा, वो डबल प्रोडक्ट नहीं होगा। डबल प्रोडक्ट होगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं कहेंगे। यहाँ पे सपोज दैट अगर मान लीजिए दूसरा आ गया, 2 मोर कह रहा, A प्लस B प्लस C, आपके पास तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ABC बनेगा। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ABC। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। ये भी क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होगा, दो रिएक्टेंट या फिर 2 रिएक्टेंट से ज्यादा मिलके क्या बनाएगा? वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। तब इसके कुछ एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसको भी समझेंगे। अभी पहले हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपका हो गया तो ये क्या है? आपका ये सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट है तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये क्या आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। अब इसमें देखेंगे तो 2 रिएक्टेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसको हम सिंगल प्रोडक्ट कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है H2O2 gives to water। ये भी आपका क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, आप इसका जो रिएक्टेंट है वो क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जब भी इस टाइप के केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेगा? बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। हाँ, तो और तीसरा एग्जांपल है सिंगल प्रोडक्ट का। तो आपके पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये क्या है? Sp है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट। क्या है? सिंगल प्रोडक्ट जो भी फॉर्म करेगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 3 एग्जांपल लेके हम समझ लिए सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। तो अब आइए समझते हैं हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO
इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। H2O है, H2O को क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। CaOH और 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब बेसिकली आपका जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिकली आपके घर में जो चूना वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है पेंट करने के लिए, तो उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या करता है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल के देता है। बेसिकली आपके जो वाटर में तो वो डिजोल्व नहीं हो पाते, वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है आपके पास, सिंगल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग समझे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक और थोड़े से पार्ट आ जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उससे हीट रिलीज होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाता है, अगर उससे हीट रिलीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हो तो उस प्रोसेस का दरमियान क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे अभी आपके पास एक एग्जांपल जस्ट समझे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, हम वाटर में डेप्ट किए थे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो जब वो मिल रहा होगा तो उस टाइम पे वो क्या होगा, बहुत सारे हीट रिलीज कर रहा होगा। जिस भी बीकर में यानी जिस भी कंटेनर में अगर उसको हम डालेंगे तो उसके बाहर आउटर सरफेस को क्या कर देगा, वो हीट कर देगा। यानी कि अगर हम उसको टच करने के लिए जाएंगे तो हमको वो वहां पे महसूस होगा कि हाँ पहले से ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका, तो उससे पता क्या चलता है, वो हीट रिलीज हो रहा था केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, हीट रिलीज होता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका दोनों हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी हो जाता है। फिर एक और देखे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो आपके साथ क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे ना तो उससे हीट भी रिलीज होता है। जब आपको देखें ना जलाओगे तो वो लाइट दिख रहा होता है, तो लाइट दिख रहा होता है तो बेसिकली उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जब हीट रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये साथ ही साथ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के साथ साथ ये क्या केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है मेरे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या आ जाता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी कि CH4 यानी कि मीथेन को अगर हम जलाते हैं, मीथेन को अगर हम कुछ जलाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, वाटर रिलीज होता है। इनके साथ साथ क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है। क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं है, इसे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेसिकली इससे हमको ये समझना था कि हीट रिलीज होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जिससे हीट रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आई होप इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। रिस्पायरेशन जो है वो क्या मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या रिस्पायरेशन होता है, क्या आपको बायोलॉजी में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बायो हम लोग पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन क्या होता है, वो जो खाना होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, ठीक है, हमारे स्टोमेच के अंदर में। तो वो क्या रिलीज करता है तो वो आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करता है मेरे पास 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ वो मेरे पास वाटर रिलीज करता है। वाटर के साथ साथ मेरे साथ क्या रिलीज करता है, एनर्जी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझना होता है। तो बेसिकली जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो अगर उससे कोई भी चीज रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आपका यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। आप काम कर पाते हो किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से कर पाते हो ना, तो आपके शरीर को एनर्जी मिल रहा होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस होने के ये जो रिएक्शंस हो रहा था उसके उस प्रोसेस के दौरान क्या नहीं करता, एनर्जी रिलीज होता हमारे बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ में आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल्स ऑफ ए मेटल इनटू ए कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, सब्जी वगैरह को अगर सॉइल पे हम फेंक देते हैं, मिट्टी में अगर फेंक देते हैं, तो वो कुछ देर बाद क्या होता है, उससे हीट रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो
बेसिकली उसमें मिल रहा होता है। अब उससे जो मिलने के बाद जो होता है उससे क्या होता है, हमारा हीट रिलीज होता है। तो अब आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं तभी से कि ये जो जिससे हीट रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस समझ में आया होगा। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दोनों अलग अलग है। हम कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जिससे आपका हीट रिलीज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते, वाटर के साथ रिएक्ट किए थे। तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद उससे क्या होता है, एक तो हीट भी रिलीज हो रहा था, मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट भी बना के दे रहे थे। सेम उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था मेरा सिंगल प्रोडक्ट बना के दे रहा था, साथ ही साथ वो हीट रिलीज करके दे रहा था। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दोनों कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कुछ केस में आके अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी देख रहे हैं रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, देखिए आपके पास एक एनसीईआरटी में डाला होगा डू यू नो करके। ठीक है, तो डू यू नो में एक रिएक्शंस है, उसको समझना है। अभी आपके पास इस लगा के तीसरा वर्ड आपके पास आ चुका है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करके देता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप जो दीवार पे जो चूना लगाते हो, पेंट करते हो, वो देखिए उस प्रोसेस को समझिए कितना वो समझने वाली चीज है। देखिए क्या होगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो क्या होता है, वो एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम क्या करते हैं, दीवार पे फिर उसको हम पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद तो उसके बाद क्या होता है, कुछ आपके एटमोस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या करता है, जो पेंट होता है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ उसके साथ क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। अब देखिए आपको ये दिखेगा कैसे, आपका जो वॉल पेज होगा ना, वो पेंट शाइनिंग कलर का दिखेगा। क्या करेगा, पहले जब जिस फर्स्ट डे अगर आप उस पर पेंट करोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, उसका शाइनिंग आपको नहीं दिखेगा, आपको वो थोड़ा सा डल दिखेगा, यानी कि चमकता हुआ नहीं दिखेगा। तो फिर वो 2-3 दिन के बाद वो क्या होता है, वो 2-3 या 3-4 दिन के बाद वो क्या करता है, अपना खुद अपने आप में वो शाइनिंग दिखने लगता है। शाइनिंग दिखने का वजह एक ही है, यहाँ पे आपके पास वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, शाइनिंग करने लगता है, आपका वो फिर चमकने लगता है, क्योंकि उससे वाटर रिलीज हो जाता है, पहले उसमें वाटर रहता है। ठीक है, देखिए आप मेरा सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस उसको कहते हैं जो क्या करता है, जो आपके पास ऑलरेडी आपका जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है, वो टूट के क्या होता है, मल्टीपल्स प्रोडक्ट बनाता है। जिससे आपके पास देखा पहले क्या था, ए और बी आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है। ए और बी जो है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 1 और 2 पार्ट्स में बना। तो ये 1 और 2 पार्ट से भी ज्यादा में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू ए 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट रहता है और वो क्या करता है, मल्टीपल्स बना लेता है, यानी कि 2 से ज्यादा वो अपना प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में उसके टाइप्स देखेंगे तो अगर देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होने के भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है थर्मोलाइसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है फोटोलाइसिस। यानी कि आप देखिए इस टाइप के रिएक्शंस को जो होता है ना, आप समझिएगा कि रिएक्शंस होता कैसे। इस रिएक्शंस को होने के लिए ना एक कुछ देना पड़ता है, जैसे हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। अब आपके पास जो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में मान लीजिए इसको हम क्या किए, हीट दिए। इसको जो हीट देंगे तो ये क्या करेगा, तभी तो ये टूटेगा ना, ये क्या करेगा, टूटेगा। अब ये जो हीट देंगे, इसको जो हीट प्रोवाइड करेंगे इस रिएक्शंस में, रिएक्टेंट में, तो वो क्या करेंगे, थर्मोलाइसिस। यानी कि आप जो नॉर्मली हीट देते हैं, यानी कि फ्लेम व्लेम जला के जो हीट देते हैं वो, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बिजली का झटका देंगे, फिर उसके बाद तीसरे आपके आ जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बेसिकली सनलाइट्स का जो हीट उसका इस्तेमाल करके हम इस रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसको भी देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का पहला पार्ट है क्या, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस जो होता है वो एक एग्जांपल लेके देखें, हम देख रहे हैं। ठीक है, थर्मोलाइसिस में बेसिकली जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें हीट देते हैं।
तो हीट देते हैं। तो एक एग्जांपल है मेरे पास फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को FeSO4 को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब वो जो हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो क्या करते हैं? कई पार्ट्स में वो टूटते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे 3 पार्ट्स में वो टूट रहे हैं। कितने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसको जो हम हीट दिए फेरस सल्फेट को, तो 3 पार्ट्स में टूटे। 3 पार्ट्स में टूटे तो तीनों का अलग अलग रूप आया निकल के। देखिए, तो पहला फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 आपका ये सॉलिड होगा। फिर SO2 जो आपके पास गैस होगा, SO2 को कहते हैं सल्फर ऑक्साइड। फिर यहाँ पे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो तीनों निकल के आए हैं आपके पास, इस तीनों का एक बार हम देख लेते हैं कलर क्या है। तीनों का कलर बेसिकली यहाँ पे देखेंगे, जो फेरस सल्फेट है उसका कैसा कलर है? ये आपका व्हाइट कलर है। ठीक है, तो व्हाइट कलर, उसके बाद हीट करने के बाद वो किस कलर का आ जाता है? रेडिश ब्राउन बना लेता है। किस टाइप का बना लेता है? रेडिश ब्राउन बना लेता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है थर्मोलाइसिस यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो समझे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ये कहता है कि आपका जो होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? एक होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? एक होगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट मल्टीपल्स निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो ये जो रिएक्टेंट आया बन के कितना 3 पार्ट्स में निकल के आया है। फेरस ऑक्साइड अलग आया, सल्फर ऑक्साइड अलग आया, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग आया, 3 निकल के आया। यानी कि एक मेरे पास क्या था? सिंगल रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट उसका कितना निकल गया? मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल गए। इसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ये कौन सा पार्ट है? थर्मोलाइसिस, यानी कि जिसमें हम हीट देते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पास दूसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो लेड नाइट्रेट को भी हम क्या करते हैं? उसी तरह से हम उसको हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद वो क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के साथ साथ वो क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है लास्ट में ऑक्सीजन। क्या जाता है? ऑक्सीजन। अब देखिए, ये प्रोसेस क्या हो रहा है? आपका रिएक्टेंट आपका एक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मल्टीपल्स प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। थर्मोलाइसिस ये जो आपका आता है वो किस में आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। और एग्जांपल एक लेके देखते हैं। एनसीईआरटी में आपके जितने भी एग्जांपल होंगे सारे को हम यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास थर्मोलाइसिस का तीसरा एग्जांपल है। थर्मोलाइसिस का जो तीसरा एग्जांपल है आपके पास, अभी ऑलरेडी हम लोग बार बार ये आपके पास आ रहा है ये रिएक्शन। देखिए, थर्मोलाइसिस का मेरा तीसरा एग्जांपल है, जिसमें हम क्या करें? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये एग्जांपल आपके पास बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी आया, फिर इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आया, फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी आया, फिर और उसके बाद थर्मोलाइसिस में भी आया। ठीक, हाँ, इसको क्या करेंगे हम? इसको रिएक्शंस, देखिए इस रिएक्शंस को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो वो क्या करेगा? वो टूटेगा। तो टूटेगा तो किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा। किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ और वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका वो रिलीज होगा। ठीक है, ये जो गैस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? हम कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे? कैल्शियम ऑक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वो मेरे पास क्या निकाल के दे रहा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्या किया? हीट कर दिया। तो फिर से हम क्या, वो टूट गया। टूटने के बाद क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो आपके पास ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या आपका सिंगल है। सिंगल रिएक्टेंट होने के साथ वो क्या क्या बनाया? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाया। तो इस प्रोसेस को हम थर्मोलाइसिस कहते हैं। थर्मोलाइसिस प्रोसेस जो ये है मेरा किसमें है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में। इस रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, कैल्शियम कार्बन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का सेकेंड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, आप लोग क्लास में हमेशा पूछते रहते हैं क्या हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, यानी कि वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। इसका आंसर है हाँ, हम अलग कर सकते हैं। तो किस प्रोसेस से कर सकते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कैसे करते हैं? तो अब इस चीज को समझ। मेरे पास क्या है? बीकर है। ठीक है, एक बर्तन है। उस बीकर में हम लोग क्या किए हैं? उस बर्तन में हम लोग पानी डाल के रखे हैं। ठीक है, पानी डाल के रखे हैं, तो उसके लिए कुछ हम सेटअप करके रखे हैं। तो आपको देखिए, आपको अगर ये डायग्राम समझना है तो आपके सामने में पहले एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में आपके पास होगा पेज नंबर 9 में 1.7 में एक एक्टिविटी है, उसको समझने के लिए। तो आपको बुक खोल के अच्छे से ज्यादा डिटेल में अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या किया? हम वाटर डाल दिए हैं, पानी डाल दिए उस मग में। अब उस मग में हम पानी डालने के बाद उसमें हम क्या किए हैं?
दो रॉड भी डाले हैं। क्या डाले हैं? दो रॉड नहीं कहेंगे, टेस्ट ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब। वो जो छोटे छोटे आपके पास लैब रूम में रहते हैं, तो वो दो टेस्ट ट्यूब लिए, तो उसके अंदर में हम क्या दिए? ग्रेफाइट रॉड दिए। क्या दिए? ग्रेफाइट, ताकि वो क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके तो उसके लिए हम क्या किए? ग्रेफाइट रॉड को हम अटैच कर दिए। अब उस दोनों को अटैच करने के बाद हम उसको बिजली उससे पास करवाना रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? बैटरी कनेक्ट कर दिए। बैटरी ये आपका स्विच है, आपका ये क्या है? स्विच है। अब इसमें जो एक दो रॉड है, तो इसको क्या एक का क्या नाम दिए हैं? एनोड। दूसरा का नाम क्या दिया है? कैथोड। कैथोड और एनोड। ठीक है, तो आपके पास ये कैथोड और एनोड है, तो हम दोनों को क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपके जो ये टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में जो ग्रेफाइट था उससे कनेक्ट कर दिए थे। कनेक्ट करने के बाद ये क्या किया? उसमें आपके जो वाटर थे, वाटर के छोटे छोटे एक एक मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब वो एक एक मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे होंगे, तो उसमें बेसिकली आपका हाइड्रोजन होगा या फिर चाहे ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा? आपके पास एनोड वाले पार्ट्स पे चला जाएगा। किस पार्ट पे चला जाएगा? एनोड वाले पे पार्ट्स पे ऑक्सीजन चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? कैथोड वाले पार्ट्स पे। कहाँ पे चला जाएगा? आपके पास कैथोड वाले पास पे वो हाइड्रोजन चला जाएगा। हाइड्रोजन को बेसिकली आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को चेक करने की एक ही तरीका, आप उसको क्या करोगे? आप इसको खोल के जलाओगे तो ये पॉप साउंड निकालेगा। क्या करेगा? पॉप साउंड आवाज करेगा। पीओपी, पॉप, पॉप साउंड वो रिलीज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आपको ऑलरेडी पता, वो किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाटर कैसे हम लोग वाटर को हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हम तोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो टूटता कैसे है? H2O। तो किस में टूटता है? 2H2। किस में टूटता है? 2H2 प्लस O2 में आपके पास ये टूट के निकल के आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ये हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो दूसरा और दो और एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का मेरे पास तीसरा एग्जांपल है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस उसके थ्रू अगर हम बिजली पास करते हैं, तो वो क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन वो दोनों क्या होगा? दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। इसको अलग करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे बेसिकली एल्युमिनियम, इसका अगर नाम लिखने के लिए जाएंगे तो इसका नाम होगा एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है मेरे पास, इसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या निकाल के देगा मेरे पास? टी वाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू अगर हम पास करेंगे तो इसके थ्रू ये क्या निकाल के देगा? एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम आपका निकल के आ जाएगा Al। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का तीसरा पार्ट है मेरे पास, जिसमें क्या है? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का बेसिकली मतलब होता है सनलाइट जो हीट रिलीज करता है उसके थ्रू केमिकल रिएक्शंस टूटता है, या फिर केमिकल रिएक्शंस उसमें दिखता है कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस होता है। दिस इज आर कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसको क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे अगर आपके पास देखा है तो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप मान लीजिए हाथ पे रखेंगे, क्या कहते हैं, सॉरी, धूप में रखेंगे तो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो किस में टूट जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये किस कलर का होता है? सिल्वर क्लोराइड। आप इसको लोगे तो ये आपके पास व्हाइट फॉर्म में मिलेगा। फिर अगर आपके पास इसके पास सनलाइट मिला, इसके पास सनलाइट इस पे असर दिखाया सनलाइट, तो ये किस में टूट जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर जो होगा आपको वो ग्रे कलर का होगा शायद। ठीक है, हाँ, ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो फिर दूसरा एग्जांपल है मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपके पास क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड सेम प्रोसेस करता है आपके पास, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में जाएगा, ये क्या है? सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, यानी कि बेसिकली इसको आपके पास देख रहा होगा यहाँ पे क्या है? एक रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट कितना? एक रिएक्टेंट है। इसको बस सिर्फ सनलाइट से हीट चाहिए, और हीट जाने के बाद ये क्या करता है?
टूटता है। अब ये जो टूटता है तो वो देख लीजिए प्रोडक्ट इसका कितना बन रहा है, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इसका भी 2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये क्या करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास निकाल के देता है। तो एक और होता है आपके पास जो आपका प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी जो खाना बनाता है, ठीक है, तो वो भी आपका एक किस में आएगा, फोटोलाइसिस में आएगा, ठीक है। तो प्लांट्स जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस। तीसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका किस में आएगा, फोटोलाइसिस में आएगा, ठीक है। ये आपके 3 हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का पार्ट है। आई आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। एक और अभी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक और रिएक्शंस होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो रिएक्शंस हो रहा होता है तो उसमें हीट चाहिए होता है, ठीक है। बेसिकली अगर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड से अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको बेसिकली क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। अगर जिस रिएक्शंस में अगर हम हीट देंगे, अगर वो प्रोडक्ट टूटेगा, तो वो जो हीट की वजह से जो प्रोडक्ट टूटेगा तो उसको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एंडोथर्मिक। in reaction in which energy absorbed are known as endothermic reactions। यानी कि जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि उसको तोड़ने में मदद मिलता है, उस रिएक्शंस को टूटने में मदद मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड अगर आपके पास सनलाइट के पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा, यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ये इसके पास एक ये जो एग्जांपल लिए थे, इस एग्जांपल में देखिए तो पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इस्तेमाल किया जाता था, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता था उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो आपको ये आया होगा, ये समझ में आया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, 2 और रिएक्शंस बचा तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।